ये तेरी सादगी, ये तेरा बांकपन, हिंदुस्तानी हम हिंदुस्तानी। ऐसे न थे हम जैसी हमारी की रुसवाई लो। दोस्तों, आपने इन प्यारे प्यारे गानों की हल्की हल्की सी झलक सुनी। आज मैं इन्हीं गानों के, इन्हीं नगमों के जो क्रिएटर थे, जो उनकी कंपोज़र थी, मैं उनके बारे में बात करने जा रहा हूँ। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अपना मनपसंद चैनल सिनेमाया। और हमेशा की तरह हमारी इस पोस्ट को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये एक सही वक्त है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। अपने सभी दोस्तों की सेवा में मैं जावेद नसीम अपना आदाब, सलाम, नमस्कार और सत श्री अकाल पेश करता हूं। और दोस्तों, आज जो मैं बातें आपसे करने जा रहा हूं, शायद हो सकता है कि मेरी इस बात से थोड़ा सा आपको लुत्फ भी आएगा। अगर मैं एक सच्ची बात कहूं तो हमारी फिल्म इंडस्ट्री में जो हमारा संगीत जगत है, इस पे हमेशा से अगर आपने गौर किया हो तो मर्दों का राज रहा, मेल कंपोजर्स का ही राज रहा। लेकिन इसके बावजूद हमारी इंडस्ट्री में कई फीमेल कंपोजर्स भी आई, जिनमें सबसे पहले अगर हम नाम लें तो ये थी सरस्वती देवी। उनके बाद जद्दन बाई, जो कि नरगिस जी की मदर थी, उन्होंने भी कुछ फिल्मों में संगीत दिया था। और फिर उसके बाद एक नाम उभरा और बहुत ही शद्दोमत के साथ, बड़ी ही रंगीनियों के साथ, और ये नाम था उषा खन्ना जी का। उषा खन्ना जी ने जब अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत की तो उस वक्त तो चूँकि वो एक औरत थी और एक ऐसे मैदान में कदम रखना चाह रही थी कि जहाँ पे पहले से मर्दों का बिल्कुल कब्जा था। तो शुरुआती दौर में तो उनको बड़ी तकलीफ़ें हुई, लोगों ने बहुत उनको डिमीन करने की कोशिश किया, उनके उस उत्साह को तोड़ने की कोशिश किया। लेकिन ये भी अपने इरादों की पक्की थी। इन्होंने तय कर रखा था कि इंडस्ट्री में अगर मैं रहूँगी तो एक कंपोज़र की हैसियत से ही रहूँगी। उन्होंने कुछ प्लेबैक सिंगिंग भी किया, लेकिन उनकी तादाद बहुत ज़्यादा नहीं है। अगरचे फिल्मों में जो उन्होंने कंपोजिशन दी वो भी दूसरों के मुकाबले में तो हम नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने जो भी धुनें बनाई बहुत ही खूब, बहुत ही आला। और उषा खन्ना जी की जो कंपोजिशन थी उसका जो एक ख़ास पहलू था, मैं चाहूँगा कि आप लोग उस पहलू पे ज़रूर गौर करें कि उनकी बनाई हुई जो कंपोजिशन होती थी उसमें एक ऐसी ताजगी होती थी, उसका एक ऐसा फॉर्मेट होता था कि बरसों बीत जाने के बाद भी जब भी आप उसे सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि ये कल की बात है, ये संगीत आज का संगीत है। उषा खन्ना ने यूँ तो बड़े प्यारे प्यारे कंपोजिशन बनाए, बहुत सारी फिल्मों में संगीत दिया, लेकिन आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ उनकी ही बनाई हुई धुनों से सजी हुई एक फिल्म बंदिश की। ये जो बंदिश फिल्म थी, हालांकि इस टाइटल से कई बार फिल्में बनाई गई, जैसे पहली बार बंदिश टाइटल से 1955 में फिल्म बनाई गई थी। फिर उसके बाद 1969 में बंदिश बनी, जिसकी मैं आज बात करने वाला हूँ। फिर उसके बाद 1980 में भी बनी, और उसके बाद 1996 में, यानी कि बंदिश के टाइटल को हमारे यहाँ तकरीबन 4 बार इस्तेमाल किया गया। और ये बंदिश इतना खूबसूरत लफ्ज़ लगता है सुनने में कि इसे यहाँ सिर्फ नहीं बल्कि पाकिस्तान की इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल किया गया। तो मैं बात कर रहा था बंदिश की। बंदिश में संगीत था उषा खन्ना जी का। ये एक बी ग्रेड फिल्म थी, और ये भी एक कहना चाहिए कि हैरत की बात है या अफसोस की बात है कि उषा खन्ना जी की तमाम तर क्वालिटीज़ के बावजूद उन्हें बहुत बड़े बजट की फिल्में नहीं मिलती थी। लेकिन जो भी फिल्में उन्हें मिली, उस फिल्म में उन्होंने अपनी कलाकारी का, अपनी फनकारी का भरपूर मुजाहरा किया। तो बंदिश में जो स्टार कास्ट की अगर मैं बात करूं तो दारा सिंह के जो भाई थे रंधावा जी, वो थे। जी हाँ, दारा सिंह के साथ साथ रंधावा साहब ने भी कई फिल्मों में काम किया। उनके साथ हीरोइन थी सोनिया साहनी जी, शबनम, मधुमती, और इसके अलावा और भी कई कलाकार थे जिन्होंने उस फिल्म में काम किया था। बंदिश में 5 गीत थे। उन गीतों को गाया था आशा भोसले जी ने, कृष्णा कल्ले जी ने, और एक उसमें जो गीत था रफ़ी साहब की आवाज़ में भी रिकॉर्ड किया गया था। ये जो फिल्म थी, इसमें जो कहानी थी वो भी काफ़ी अच्छी थी, सुलझी हुई सी कहानी थी। लोगों ने इस फिल्म को अपनी हद तक काफ़ी पसंद भी किया था। लेकिन ये जो रफ़ी साहब की आवाज़ में जो ये गीत था, इसकी जो कंपोजिशन थी, कमाल की कंपोजिशन थी। हालांकि वक्त के गर्द में इस कंपोजिशन या इस गीत को हम कह लें कि वो उस दब चुकी है वक्त के गर्द तले ये गीत, लेकिन फिर भी अगर हम सुनते हैं
तो इसमें रफ़ी साहब की आवाज़ का वो रंग नज़र आता है, वो अदा नज़र आती है। बड़ा ही रोमांटिक सा ये गाना है, और जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि मैंने वो मेंशन किया है कि रात अभी बाकी है। तो ये जो गाना है, मैं इसको पूरा तो नहीं दिखा सकता, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी मजबूरी है पूरे गाने को दिखाने की, लेकिन हम इसके बावजूद आपके सामने इसका एक छोटा सा नजराना, एक छोटा सा हिस्सा पेश कर रहे हैं। बाद में आप इस गाने को पूरे का पूरा लुत्फ लेने के लिए यूट्यूब पे जाइए और इसे देखिएगा ज़रूर, सुनिएगा ज़रूर। और मुमकिन है कि आपको देखने में उतना लुत्फ ना आए, लेकिन सुनने में बड़ा लुत्फ आएगा। एक बार फिर से मैं कह रहा हूँ कि इसमें रफ़ी साहब की आवाज़ का वो तासुर है, वो जादू है, वो एक ऐसी रोमानवी आवाज़ का उन्होंने इस्तेमाल किया है कि क्या कहें। हालांकि इस अंदाज पे रफ़ी साहब के और भी कई गाने हैं, लेकिन आज आप इस गाने को सुनिए। मैं पेश कर रहा हूँ इसकी एक छोटी सी झलक। अभी तो रात बाकी है, ये ढल जाए तो सो जाए। तो दोस्तों, ये था वो प्यारा सा नगमा जिसकी झलक मैंने आपके सामने पेश किया, और मुझे पूरा यकीन है कि रफ़ी साहब के चाहने वाले जो रफ़ी साहब की आवाज़ को बहुत पसंद करते हैं, उनकी आवाज़ पे बिल्कुल उनकी जान जाती है, उन्हें ये नगमा बहुत ही पसंद आया होगा। क्योंकि रफ़ी साहब के हज़ारों हज़ार गीतों में बहुत सारे गीत ऐसे हैं जो बहुत मकबूल हैं, बहुत पॉपुलर हैं, और हर शख्स की ज़बान पे वो नगमा सुनाई देता है। बच्चे बच्चे गाते फिरते हैं, ऐसे बहुत सारे नगमे हैं। लेकिन कई नगमे ऐसे हैं जो बहुत खूबसूरत हैं, बहुत आला हैं, रफ़ी साहब ने जिसमें अपनी बहुत बेपनाह फनकारी दिखाई है। तो रात बाकी है, ये ढल जाए तो सो जाना, घड़ी भर को। अब ये वो नगमे हैं कि जो वक्त के साथ साथ धुंधला से गए, और ये जो नगमा आपने सुना ये भी एक ऐसा ही नगमा है, लेकिन ये नगमा मुझे बहुत पसंद है। और जब मैंने आज आप लोगों को ये नगमा सुना दिया तो मुझे इस बात का यकीन है कि ये नगमा आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगा। आज की कहानी बस यहीं तक, तो मिलते हैं फिर किसी अगली कहानी के साथ। और बस आगे की तरफ देखना है, आगे की तरफ चलना है। जो माजी में बीत गया उसे भूल जाना है, क्योंकि जो लोग माजी से लिपटे रहते हैं वो कभी हाल में भी खुश नहीं रहते, और उनका जो आने वाला कल है वो भी बेरंग हो जाता है। अपना ख्याल रखिएगा, और बहुत सारी मोहब्बतों के साथ अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार।